मेरे प्यारे श्रोतागण, आप सभी को मेरे ओर से हरे कृष्णा। आज मैं आपको जिस महान विभूति के बारे में बताऊंगा, उनका नाम है श्री अरविंद। ये अरविंद घोष, ये भारत के एक महान विभूति है। अच्छा, उनकी जीवनी बता रहा हूँ मैं। उनके पिताजी के नाम थे शायद काली किंकर घोष या काली प्रसन्न घोष होगा, मेरे ठीक से याद नहीं है। वो बहुत अमीर आदमी थे। उन्होंने बचपन में ही अरविंद और उनके बड़े दो भाइयों को लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अरविंद की उम्र सब 3-4 साल ही होगा, बाकी उनके दोनों बड़े भाई थे, दो 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 1-2 साल करके बड़े। तीनों को ही लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया था। और एक अंग्रेज परिवार में उनके रहने का बंदोबस्त किया और यहाँ से रुपया भेजते थे। उनके पिताजी अमीर थे बहुत। और उनके यहाँ भी और एक दो भाई और भी थे, भाई बहन। तो जो भी हो, अरविंद बचपन से ही इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई की। बहुत तेज उनका दिमाग था और बहुत ही हमेशा ही पेपरों में फर्स्ट ये आते थे। वो इंटेलिजेंट थे। उनके दोनों भाइयों के बारे में इतना पता नहीं है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। उनके पिताजी बहुत अमीर तो थे, लेकिन वो बहुत ही अपने ख्यालों में अपनी इच्छा के अनुसार रहते थे। और कभी कभी क्या होता था, उन्होंने बच्चों के फीस जो खर्चा होता है खाने पीने रहने के लिए, वो भेजने में भी भूल जाते थे या जानबूझ के ही नहीं भेजते थे। और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक दूसरी महिला के साथ रहने लगे। इधर इन 3 बच्चों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता, क्योंकि जब पैसा नहीं आता था तो कई बार उन्हें खाली ब्रेड खा के गुजारा करते थे। फिर भी वो पढ़ाई लिखाई में वो लोग बहुत मन लगा के पढ़ते थे। उनके जो जिनके घर वो लोग पेइंग गेस्ट थे, वो लोग भी बहुत सहृदय थे। वो भी काफ़ी हद तक उनकी सहायता करते थे और बच्चों की तरह से प्यार करते थे वो इस अंग्रेज परिवारों ने। इस तरह से अरविंद घोष अपने शिक्षा पूर्ण कर ली इंग्लैंड में, लेकिन वो उसके अंदर भारतीयता कूट कूट के भरी हुई थी, जबकि उनके दोनों भाइयों में नहीं थी। वो भारतीय सोसाइटी जो थे इंग्लैंड में, उनसे मिलते थे, उनके विचार सुनते थे और देश में अंग्रेजों की जो अत्याचार वगैरह ये सब खबरें वो सुनते थे सारे कुछ। वहाँ उनकी सोसाइटी में जाते थे और उनके अंदर आग की ज्वाला होती थी जो हमारे देश के ऊपर ये लोग कैसे अत्याचार करते थे। जबकि इंग्लैंड में भारतीयों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत अच्छा वहाँ व्यवहार होता था। जब भारत की खबर उनको वहाँ पहुँचते थे तो वो ये सब सुनते थे। इसके बाद एक दिन बड़ौदा के महाराज, गुजरात के बड़ौदा के महाराज वहाँ आए थे और अरविंद से मिले और उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि आपका तो पढ़ाई पूर्ण हो गया, आप यहाँ मेरे मेरे राज में आप दीवान के पद ग्रहण करें। आपको तनख्वाह 700 रुपया। उस टाइम 700 रुपया बहुत भयंकर रुपया होते थे। 700 रुपया आजकल के 7 लाख रुपया के बराबर होगा। तो अरविंद ने वो स्वीकार कर लिया वो ऑफर को और उन्होंने बड़ौदा आ गए। बड़ौदा में आके वो दीवान का काम करने लगे। इधर बीच बीच में कलकत्ता जाके अपने माता के और भाइयों के बारे में खबर लेने लगे। उन्होंने जाके देखा उनकी माता जी पागल हो गई थी, मस्तिष्क विकृत हो गया, क्योंकि पति का वियोग, पति के दूसरे महिला के साथ रहने के कारण उसकी माता जी पागल हो गई थी। तो अरविंदो उनको इलाज कराने लगा। भाई, एक बेरोजगार भाई बैठा था बारीन, उनको एक रेस्टोरेंट खोल दिया और इधर वो काम करते थे। इस तरह से माँ का इलाज चल रहा। लोग कहते तुम्हारे और भी तो भाई है, तुम क्यों करते? मतलब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरा माता जी का सेवा, मेरा माता को बड़ी दुखी है, मैं ही तो करूँगा और कौन इसका सेवा करेंगे? तो इसके बाद अरविंद को अपने शादी करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने, देखिए उस ज़माने में
उन्होंने अखबारों में अपने विवाह का विज्ञापन दिया एवं एक सुश्री बंगाली लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली। वो हर वक्त पढ़ते रहते थे। उनके जो घर के अर्दाली जो उनको खाना वाना उनका काम देखभाल करते थे, खाना लाओ बोलते, खाना लाओ बाबू जी, लाओ खाना लाते, पढ़ते पढ़ते खाना खाते थे। हर वक्त खाली पढ़ते ही रहते थे, खाना खाते खाते पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते खाना खाते थे। इस तरह से तो दिन रात खाली पढ़ाते थे, वो एकदम पढ़ाकू आदमी थे। और इस तरह से धीरे धीरे उनके साथ क्रांतिकारियों का संपर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि ये इस तरह से देश को आज़ाद करने के लिए मुझे मेरा योगदान देना जरूरी है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी वडोदरा के और पत्नी के साथ शादी हुए, साल भर भी नहीं हुए पत्नी को छोड़कर, और घर गृहस्थी सब छोड़ के उन्होंने कलकत्ता में आ गए और वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपने कोशिशों से बचपन से अंग्रेज में इंग्लैंड में रहने के कारण बांग्ला भाषा वो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कोशिशों से बांग्ला भाषा पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सीख लिया था। और वंदे मातरम पत्रिका में उन्होंने ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ ज्वलंत भाषा लेख लिखने लगा कि अंग्रेज सरकार तिल में लगे और उनको देशद्रोही के अपराधी मानकर उनको जेल में डाल दिया। अरविंद कुछ नहीं कहा, ना ही उनके लिए कोई वकील मिला, क्योंकि उनके कौन पास फंडिंग करेंगे उनके वकालत करने के लिए। तो वो जेल में ही एक कमरा उनको मिल गया, बस वही उसके लिए शर्त बन गया। वो जेल में ही वो बैठ के उसके आध्यात्म की तरफ उनका मन रुझान हो गया। वो आप क्रांतिकारी विचार वगैरह सब उनके मन से भूल गया और भगवान श्री कृष्ण के वो पूजा ध्यान आदि करने लगा। एक जेल का कमरा उसके लिए वैकुंठ बन गया और सुना है उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिया जेल के अंदर ही। इधर जब कोई वकील उनके लिए पैरवी नहीं करना चाह रहा था, तो अब एक नया वकील बिल्कुल नई पास किए थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। वो उनका केस लिया और उन्होंने साल भर तक बिना फीस लिए उनके लिए लड़ते रहे और अंग्रेजों को अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज गवर्नमेंट को, अंग्रेज जज को ये समझाया कि देश की आज़ादी के लिए लिखना, ये बोलना कोई अपराध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को तो ये अधिकार है जो अपने आज़ाद करें, खुद को आज़ाद देश के नागरिक समझे। इस तरह से वो लड़ते लड़ते वो केस जीत गया और अरविंद आज़ाद हो गया और चित्तरंजन दास के नाम इतना, चित्तरंजन दास इस केस को जीतने के बाद इतना मशहूर हो गया कि मरवाड़ी लोग, सेठ लोग उनके पीछे पीछे घूमते थे उनके केस लेने के लिए। उनके प्रतिदिन के फीस ही 10,000 रुपया होते थे उस टाइम के, और सबसे अमीर आदमी बन गया उस टाइम वकालत के। और इधर अरविंद घोष को सभी ने, उनके जो क्रांतिकारी साथी वगैरह करा, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, आपको अंग्रेज सरकार फिर गिरफ्तार करेंगे, आप चलिए कहाँ, चंदन नगर, कलकत्ता के से ही थोड़ी दूर में 70-80 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे एक जगह है चंदन नगर, जो कि उस टाइम फ्रांसीसी फ्रेंच कब्जे में थे, वहाँ फ्रांसीसी राज था। तो वहाँ चलिए, वहाँ तो अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। जो अरविंदो चंदन नगर में रहने लगे कुछ दिन तक। फिर भी अंग्रेज सरकार, फ्रांसीसी सरकार के कह रहे कि हमारे ये आदमी को हमें दो और इसको हमें लुटाओ, इस आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, इस तरह से। तब उनके साथियों ने कहा आपका यहाँ रहना भी खतरनाक होगा, इतना नज़दीक है, एकदम कलकत्ता के इतने नज़दीक है, किसी भी समय अंग्रेज आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप पंडिचेरी चलिए, वहाँ भी फ्रांसीसियों के कब्जा है। पंडिचेरी उस टाइम एक उबड़ खुबड़ द्वीप था, कुछ जनजाति लोग रहते थे,
और कोई खास उसका विकास भी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन रात के अंधेरे में कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ पंडिचेरी चले गए। पंडिचेरी चले गए, वहाँ वहाँ उन्होंने उनके साथी और सब लोग मिल के, वहाँ के जनजाति वगैरह मिल के झोपड़ी टाइप के घर बना लिया उनको, और वहाँ वो लोग रहने लगे और खाना वाना बना के खाने लगे। और अरविंद वहाँ के जो गरीब जनता, उनके बच्चे वगैरह को पढ़ाने लग गए। लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिकता कूट कूट के भर गया। पढ़ाने के बाद वो भगवान की ध्यान धारणा पूजा अर्चना ही करने लगा। इतने में एक फ्रांसीसी महिला वहाँ आई। उन्होंने अरविंद से मिला और उनके विचार, उनके ज्ञान, उनके ध्यान धारणा, उनके सब कुछ देख के वो मुग्ध होगी। और उन्होंने कहा आप यहाँ आश्रम बनाइए, मैं इसका फंडिंग करूँगी। और अरविंद ने कहा ठीक है, और उनका अरविंद ने मादर कहा, और तब से वो मादर बन गई। और मादर ने अपने सारे जायदाद, फ्रांस के सारे जायदाद वगैरह बेच के पंडिचेरी में भव्य आश्रम बना दिया। बहुत सुंदर, आज भी देखने लायक। बहुत सारे लोग, फॉरेनर्स, टूरिस्ट, तीर्थयात्री सभी वहाँ जाते हैं अरविंद के आश्रम देखते। और धीरे धीरे अरविंद आध्यात्मिक में भर गया। और उनको तो भगवान ने दर्शन दिया ही था। और इसके बाद धीरे धीरे वो और भी आध्यात्मिक तरह गहरे में डूबने लगे। और वो और आध्यात्मिक दिन लेख लिखने लगे। बहुत सारी किताब सब आध्यात्मिक, और वो अंग्रेजी में लिखते थे। सारे अधिकांश किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। उनके सबसे अच्छी किताब के नाम है द लाइफ डिवाइन। दुर्भाग्यवश ये किताब मैंने पढ़ा नहीं, ना भी पढ़ पाया। इनके बारे में मैं जानता नहीं, इतना जानता हूँ जो ये किताब दुनिया की एक अमूल्य किताब है, जिसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। और अरविंद की उसकी पत्नी बहुत ही दुखी थी। वो बेचारी जवानी में ही उनके स्वामी को छोड़ना पड़ा, मतलब स्वामी ही छोड़े उन्हें। और वो दोबारा तो शादी की नहीं, और भगवान ने उनको जल्दी ही बुला लिया, उनकी जल्दी मौत हो गया था। और अरविंद घोष और सीमा मदर ने मिलके अरविंद आश्रम को बहुत ऊंचाई तक पहुँच ले गया। और धीरे धीरे वो अरविंद घोष का अंतिम समय आ गया और वो गुजर गए। वो जब गुजर गए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में लिखा, हे अरविंद, रविंद्र के लहो नमस्कार। मतलब हे अरविंदो, तुम मेरा नमस्कार ग्रहण करो। और मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसे लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा।